बच्चों, इसके पूर्व आंकड़े लेसन 1 प्रयोगात्मक भूगोल के पहले पाठ में आंकड़े स्रोत और संकलन में मैंने आपको बताया था कि आंकड़े क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, किन स्रोतों से उन्हें एकत्र किया जाता है, ये सारी बातें हमने की थी। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंकड़ों को, ये जो आंकड़े हमने विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है बच्चों कि जब तक आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण, ये हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। प्राथमिक अथवा द्वितीयक साधनों के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समझ में आते हैं, क्योंकि सब मिले जुले रूप में होते हैं। वो सारी सूचनाएं, कहीं आप जलवायु की सूचनाएं, कहीं जनसंख्या की सूचनाएं, जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ये सारी बातें एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आंकड़े जो हमारे इकट्ठे होते हैं उन्हें हम कच्चा आंकड़ा कहते हैं। तो अगर उनका अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना और उसके उपयोग में लाने के लिए कह दिया जाए तो उसके सारणीयन और उसके वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो इसको प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा उपाय है आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण में, कि उन करने के लिए या तो आंकड़ों को निरपेक्ष रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा प्रतिशत में प्रस्तुत कर सकते हैं, या संकेत सूची के रूप में सारणीयन, संग्रह और प्रस्तुतिकरण होता है। तो सबसे पहले अगर निरपेक्ष आंकड़ों की बात करते हैं, तो जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब टोटल योग की तरह, पूर्णांक की तरह, तो उन्हें निरपेक्ष आंकड़ा कहते हैं बच्चों, अथवा कच्चा आंकड़ा कहते हैं। उदाहरण के लिए एक देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या, एक फसल, एक विनिर्माण उद्योग का कुल उत्पादन, भारत के कुछ चुने हुए राज्यों के निरपेक्ष आंकड़े हम दिखाने जा रहे हैं। चित्र 1.1 में आप देखिए, भारत के जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इन राज्यों के कुल जनसंख्या की बात हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितनी जनसंख्या थी, ये 1,25,41,302। भारत की पहले कुल जनसंख्या दिखाई गई है, जिसमें व्यक्ति, पुरुष और स्त्रियों का है। कुल जनसंख्या है, फिर पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या है। ये कुल जनसंख्या, ये पुरुषों की, स्त्रियों की। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं जो पहले तरीके का निरपेक्ष आंकड़ा। निरपेक्ष में हम पूर्णांक के रूप में लेते हैं कुल व्यक्ति, जिसमें पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में कुल व्यक्ति कितने हैं, 1,25,41,302 व्यक्ति हैं कुल, जिनमें 66,40,642 पुरुष हैं और 59,640 स्त्रियों की संख्या दिखाई गई है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कुल जनसंख्या दिखाई गई है, व्यक्तियों की 68,64,64,602, पुरुषों की 34,81,873 और स्त्रियों की 33,82,429। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस प्रकार से सभी राज्यों का जो है आंकड़े निरपेक्ष आंकड़ों के माध्यम से चुने हुए राज्यों के दिखाए गए हैं। तो इसे तो कहते हैं हम लोग निरपेक्ष आंकड़ा। अब है हम प्रतिशत आंकड़े की बात करते हैं। ये है प्रतिशत आंकड़ा। प्रतिशत में आप जैसा कि देख रहे हैं कि कई बार आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत के रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं, जो एक सामान्य प्राचलन में परिकलित किए जाते हैं, जैसे साक्षरता दर।
अथवा जनसंख्या की वृद्धि दर, कृषि उत्पादों अथवा औद्योगिक उत्पादों का प्रतिशत। सारणी 1.2 में विभिन्न दशकों के भारत की साक्षरता दर को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे आप देख रहे हैं विभिन्न राज्य हैं, ये साक्षरता दिखाई है। जम्मू कश्मीर की में कुल भारत में 1,21,05,69,573 लोग हैं, जिनमें से 62,31,21,843 पुरुष कुल जनसंख्या है, और ये हम स्त्रियों की जनसंख्या। ये आपकी कौन सी सारणी है? ये 1.1 है, जबकि हम आपको प्रतिशत में 1.2 सारणी में ले जाते हैं। ये 1.2 सारणी है। इसमें हम दिखा रहे हैं प्रतिशत, जिसमें कुल साक्षर व्यक्ति बटे कुल जनसंख्या गुणे 100 जब निकालते हैं तो साक्षरता का प्रतिशत निकल जाता है। इसी से हम आपको वर्ष 1951 से 1911 तक में साक्षरता दर दिखाने जा रहे हैं। वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या दर 18.33% थी, जबकि पुरुषों की 27.16% और स्त्रियों की 8.86%। 1961 में कुल साक्षरता प्रतिशत यानी पढ़े लिखों की संख्या 28.3% हुई, और पुरुषों की 40%, 40.4% और स्त्रियों की 15.35%। 1971 में कुल साक्षरता 34.45% थी, जिनमें पुरुषों की 45.96% और स्त्रियों की 21.97%। इसी तरह से 1981, 91 और 2001, 2011। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 18%, 28, 34, 43, 52, 64 और 2011 में 73.4% कुल जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत था, जबकि जिसमें पुरुष थे 80.9% थे और स्त्रियां जो थी 64.6%, ये 2011 में। तो साक्षरता दर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो था ये प्रतिशत में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम जो है वो आंकड़ों को हम दिखा सकते हैं प्रतिशत में। इसमें दिखाने में एक बात और है बच्चों कि इससे हमको ग्रोथ पता चलता है कि क्या बढ़ रहा है, कितना घट रहा है ना। तो जब किसी भी आंकड़ों का ग्रोथ देखना होता है तो हम प्रतिशत में देखते हैं। तो तीसरे प्रकार का आंकड़ा है, उस है सूचकांक। आप देख रहे हैं सूचकांक है। सूचकांक क्या होता है कि इंडेक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं जब भौगोलिक स्थिति जैसे सूचकांक दर अथवा एक सांख्यिकी माप है। सूचकांक जो चर होता है वो एक सांख्यिकी माप होता है, जिससे चर अथवा समय भौगोलिक स्थिति एक दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों की नाप करता है कि आज क्या था और कल क्या है, बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप से अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत मात्र परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की विधियाँ भी साधारण सामुच्य विधि आदि उपयोग में लाई जाती है। इसका सूत्र है Q1, मतलब जो बेस वैल्यू है किसी भी क्षेत्र का, अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं इस सारणी के माध्यम से, बच्चों ध्यान से देखिए।
इसमें आप देखिए वर्ष दिया है 1970, 1971, ठीक है, 1980 से 81, 1990 से 91 और 2000 से 2001 वर्ष के आंकड़ों को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखा है, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन, क्या दिखाया है कि लौह अयस्क का उत्पादन मिलियन टन में दिखाया गया है। यानी कि 1970-71 में 32.5 मिलियन टन क्या हुआ, उत्पादन हुआ है। 1980-81 में 42.2 मिलियन टन, 1990-91 में 53.7 मिलियन टन, 2001 से 2001 के मध्य 67 टन ये उत्पादन हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 32.5 मिलियन टन जो पहला है उससे कम, मतलब जो ये उत्पादन हुआ है ये निरंतर इसमें वृद्धि होती गई है। यानी 32.5 मिलियन टन जो उत्पादन है ये हमेशा कांस्टेंट रहा है, इससे कम उत्पादन नहीं हुआ है। तो हम जब इसका सूचकांक इंडेक्स निकालते हैं तो अब देखिए कि इसको हम कहेंगे करेंट वैल्यू। करेंट मतलब अभी का क्या है, अभी का 32.5 है, ठीक, 32 लिख दिया करेंट वैल्यू, और नीचे है बेस वैल्यू, इसको कहेंगे देखिए करेंट। अब हम क्या हो गया ये, हाँ बच्चों इसका सूत्र यही है, करेंट वैल्यू ऑब्लिक बेस वैल्यू इंटू 100। तो हमने ऊपर लिखा है करेंट वैल्यू 32.5, नीचे लिखा है बेस वैल्यू 32.5, क्योंकि 32 ही है इसका, ये तो करेंट वैल्यू भी है और एक तरह से बेस वैल्यू है क्योंकि इससे कम उत्पादन कभी नहीं हुआ है। तो हमने 32.5 को बेस वैल्यू माना और इंटू 100 कर दिया, तो इसका सूचकांक हो गया 100। इसी तरह से 1980-81 में करेंट वैल्यू जो था 42.2 है और बेस वैल्यू 32.5 है इंटू 100, तो इसका निकल गया सूचकांक 130। इसी तरह से 90 में हमने निकाला 165, 2001 में हमने निकाला 2001 में हमने 67.4 जो था करेंट वैल्यू है और बटे 32.5 था बेस वैल्यू इंटू 100, तो ये निकला सूचकांक 2007। तो इसमें हमको, इससे हम क्या पढ़ सकते हैं, भारत के लौह अयस्क के अध्ययन का अगर हम अध्ययन करते हैं उत्पादन का, भारत में लोह के अयस्क के उत्पादन का अध्ययन जब हम करते हैं तो ध्यान में आप देखिए कि 2070 से लेकर 2001 तक में किन किन वर्षों में क्या क्या तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो क्या स्थिति थी, क्या इंडेक्स बढ़ा, कैसे बढ़ा, इन सभी बातों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र का लोकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन, क्लाइमेट डाटा, इंडस्ट्रियल डाटा, ये सभी हम निकाल सकते हैं बच्चों। इसे ज़्यादातर जो कहलाता है इसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं और ये किसी भी दो चरों को, दो क्षेत्रों के आंकड़ों को हम कंपेयर कर सकते, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी इस आंकड़ों को हम या इस सारणी को बनाते हैं, है ना, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे साक्षरता के क्षेत्र में, है ना, या उत्पादन के क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम इस तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था आपके आंकड़ों का हमने आपको बताया कि आंकड़े जो थे 3 तरह से हम सारणी उनकी तैयार कर रहे हैं। पहला हम निरपेक्ष आंकड़ों के माध्यम से, जबकि ये दिखाया गया है, हमने शुरू में ही दिखाया था, निरपेक्ष रूप से, प्रतिशत रूप से और सूचकांक रूप से, 3 तरह से हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आंकड़े ये हमारे पास आंकड़ों का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो आंकड़ों को, ये आपके जो आंकड़े दिए गए हैं बच्चों देखिए, तो इसमें 2 भी है, ये कुछ भूगोल विषय में कक्षा
विषय में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, यानी परीक्षा में कुल 60 बच्चे थे, 60 के अंक इसमें दिए गए हैं। किसी को 47 मिला है, किसी को 89 मिला है, किसी को 32 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 58 मिला है। तो ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं। तो इसमें मिनिमम देखिए 2 भी हैं, 18 भी हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो 74 भी है, 6 भी हैं, है ना बच्चों। ये देखिए 6 है, ये 15 है, एक 92 भी है। अब देखिए 2 और 92 का कोई मेल ही नहीं है एकदम। ये 10 है, यहाँ 90 है। तो इनको हम ऐसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हमको इसका वर्गीकरण प्रक्रिया करना पड़ेगा। जब एक बार वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग के अंतराल निश्चित कर लिए जाते हैं, तब कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किए जाते हैं। तो वर्गों की संख्या, ये कुल 60 अंक की संख्या है। कितने बच्चों के मार्क्स हैं? कुल 60 बच्चों के मार्क्स हैं, और ये सब कच्चे हैं, जिसमें पहली संख्या 47 है, जो 40 और 50 के वर्ग में आती है। अगर हम 47 जो हमारी पहली संख्या है, तो कहाँ से कहाँ क्या आएगी? वो 40 से 50 के बीच में आएगी। अगर हम इनका वर्ग अंतराल निकालते हैं बच्चों, तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर हम सोचते हैं कि कुल 60 बच्चे हैं, तो हम इस तरह से, जिनके आंकड़े जो होते हैं 2 से कम, 2 हैं, और अधिकतम कितने हैं बच्चों? 90, अधिकतम 90 हैं, 92। तो इनको हम इस तरह से इनका क्लास इंटरवल बना लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 के अंतर पर हम क्लास इंटरवल, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हमारे आंकड़े बन गए। ऊपर हमने लिख दिया वर्ग, ये वर्ग हमारा है। इसके बाद हमें कच्चे आंकड़े, यानी कि 0 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, इसको कहते हैं कच्चे आंकड़े। जो आपको मिला है कुल बच्चों के प्राप्तांक के, वो इसमें आपको भरने होंगे। यानी कि 0 से 10 के बीच में हमको 2 मिला है, 0 से 10 के बीच में 2 और मिला है, 0 से 10 के बीच में 9 मिला है, और 0 से 10 के बीच में हमको 6 मिला। तो ये कुल कितने आंकड़े हो गए? 1, 2, 3, 4 आंकड़े हो गए। तो यहाँ मिलान चिन्ह जहाँ लिखा हुआ है बच्चों, इसमें हम 4 आंकड़े हैं, तो 4 हम टैली मार दिए, 4 बार टैली मार दिए पेन से, ये हो गया। इसके बाद 10 से 20 के बीच में जाएंगे, तो जो ये 10 से 20 के बीच में जो प्राप्तांक बच्चों को मिले हैं, किसी को 10 मिला है, किसी को 15 मिला है, किसी को 18 मिला है, 12 मिला है, और 17 मिला है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, हमने इसमें 4 बार टैली मार्क किया है, और एक बार हमने इसको क्रॉस कर दिया है, यानी कि 4 बार 1, 2, 3, 4 हमने मारा इसमें, और फिर इसको हमने टैली कर दिया। तो ये जो है टैली मार्क बना दिया। इसी तरह से इसमें 20 से 30 में 22 है, 28 है, 26 है, 22 है, 28 है। तो ये कितने आंकड़े हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर भी 4 टैली मार्क करके मैंने उसको क्रॉस कर दिया, तो 5 हो गया। इसके बाद है 30 से लेकर 40 के मध्य। तो 30 से 40 के मध्य 39 है, 42 है, 37 है, 36 है, 35 है, 37 है, और 31 है। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने 4 किया, फिर उसके बाद क्रॉस कर दिया, तो 5 हो गया, फिर 2 और टैली मार्क कर दिया, तो 7 हो गया। ठीक है। इसके बाद 40 से 50 के बीच में 47 है, 46 है, 44 है, 43 है। बच्चों, ये आप समझ में आ रहा है ना कि मैं ये अंक नंबर्स कहाँ से ले रही हूँ? ये नंबर 10 यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम 40 से 50 के बीच में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 40 से 50 के बीच में 47, 46, 44 है। तो ये देखिए इसी में से ले रहे हैं। 40 से 50 के बीच में हमारे पास 47 है, फिर उसके बाद 47 है, और कहाँ गया
गया 43 है, फिर कहाँ गया ये 41 है, 43 है, 47 है, 46 है ना। तो इस तरह से जितने आंकड़े हमारे पास हैं उतनी हमने इसमें निशान लगा लिया। इतनी हमने क्या निशान लगाया, 4 टैली मार्क किया और एक 5 और फिर एक और, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं हमारे हैं। तो यहाँ पर 6 आंकड़े हो गए। इसके बाद आप देखेंगे 50 से 60 में आप देख रहे हैं कुल 10 आंकड़े हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये गलत बना दिया इन्होंने, देखिए ये इधर बना हुआ है बेटा, गलत बन गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके सामने का भाग ये नहीं है, ये गलत है, इसके सामने का भाग ये सही है। तो आप देख रहे हैं 53 57 50 51 58, तो ये हो गया 5, 4 टैली मार्क करके क्रॉस कर दिया, ये 5 हो गया। फिर 59 56 58 56 और 59, तो ये भी हो गया 4 टैली मार के एक क्रॉस कर दिया, तो 5 और 5 ये क्या हो गया 10। और देखिए सही लिखा इन्होंने 10, मगर टैली मार्क इन्होंने गलत बना दिया बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसके सामने इसको बनाइएगा और इसका टोटल ये लिखिएगा। ये जो बना हुआ है ये शायद इसका है, समझ रहे हो ना बच्चों, हमारे ख्याल से ये इसका बना हुआ है। ये समझ लीजिएगा, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा बच्चों, इसका है ये, ठीक है ना। ये इसके सामने बनाएंगे आप और ये इसके टोटल में ये लिखेंगे 10, ठीक है। और 60 से 70 के बीच में 64 62 67 65 और 63 64 68 और 64, ये कुल 8 अंक हैं। 8 अंक 8 बच्चों के अंक हैं। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, देखिए 5 और 3 8, 4 टैली मार्क करके क्रॉस कर दिया तो 5 हो गया, और 3 ये डंडी खींच दी। जब 4 डंडी खींचेंगे तो 4 होगा, और चारों को जब क्रॉस कर देंगे तो वो 5 बन जाएगा, और फिर उसके बाद 3 और डंडी खींच देंगे तो ये कुल 8 बन जाएगा। तो ये 8 की संख्या यहाँ लिखी गई है। तो आप समझ में आ गया कि किसको कहाँ बनाना है, इसको आपको यहाँ बनाना है, ठीक। इसको समझ लीजिए आप लोग बच्चों। तो ये इस तरह से ये सारे टैली मार्क्स बनाए गए हैं सभी। अब 70 से 80 के अंक हमने यहाँ लिख दिए, है ना, यहाँ लिख दिए। 80 से 90 के अंक यहाँ लिखे गए। 90 से 100 के बीच के जो अंक हैं वो ये हैं, 96 92 90 90, और इन सबको हमने टैली मार्क कर दिया। और फिर टैली मार्क के बाद बच्चों आपने जो टैली मार्क इसमें हुआ है, अब इसको जोड़ करके हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 है टैली मार्क, तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो गया टोटल। यहाँ 5 है तो यहाँ भी टोटल 5 हो गया। यहाँ पर 5 और 2 7 है, तो 7 यहाँ टोटल कर दिया हमने, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 हो गया। यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख दिया। हमने बताया था ना इसको ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। और फिर यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 लिख दिया, ये इसका हिस्सा है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देखो बच्चों यहाँ पर टैली मार्क ज़्यादा बन गया है तो ये गलत है। यहाँ पर 2 टैली मार्क ज़्यादा बना हुआ है, आपको यहाँ 5 और एक 6 ही बनाना है, ठीक है ना। 5 ये सही है और एक और बनाना है तो कुल 6 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 5 ही है, 2 2 4 1 5, इसमें ये भी गलत है आपका। इसमें आपको 1 2 3 4 और 1 5 देख रहे हैं, तो बस इतना ही बनाना है आपको। और यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है, 5 लिखा सही है। अब इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें 5 बना है, ये तो पूरा गलत है भाई बच्चों। इसमें केवल आपको 1 2 3 4 ही खींचना है लास्ट वाले में, और ये 4 इन्होंने सही लिखा है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है बच्चों।
और इसके बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमें इसको हमको टोटल करना है। 5 4 9 5 14, 4 5 9 5 14, 7 21, 6 27, 10 37, 8 42, 6 48, 5 53, कितना हुआ? 5 4 9 9 5 14, 14 7 21, 21 6 27, 37 37 और 8 37 8 45, 45 और 6 51, 51 और 5 56 और 4 60। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 60। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन बराबर 60। ये आपके फ्रीक्वेंसी का पूरा योग जो होता है 60 आया है। तो इससे आपको दो चीज़, ये जो कच्चे आंकड़े हैं, ये टोटल ये जो पूरे कच्चे आंकड़े हैं, इसमें आपको दो चीज़ मिली है। क्या? एक तो आपको वर्ग अंतराल मिला है, सॉरी, एक तो आपको मिला है वर्ग और दूसरा है फ्रीक्वेंसी यानी कि संख्या। ये अब इनको हम जब हम आगे पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड या किसी भी तरह का इसका व्यवस्थापन करेंगे, तो ये बीच के जो हमने संख्याओं को जोड़ा, मिलान किया, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम व्यवस्थित हमने कर लिया। जो बिखरे हुए कच्चे आंकड़े थे उनको हमने व्यवस्थित कर लिया बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। इसके साथ हम आपको, ये तो आपकी साधारण आवृत्ति थी, ये तो वर्ग अंतराल है, इसको हम कहते हैं साधारण आवृत्ति। और अब हम आपको बताने वाले हैं संचयी आवृत्ति। आप देखिए, ये साधारण आवृत्ति है और ये है संचयी आवृत्ति। संचयी मतलब एक तरफ से आप इसको संचय करते जाएंगे। देखिए, पहला है 4, ठीक है, दूसरे में 5 और 4, 5 और 4, इन दोनों को, इसको 5 4 को और 5 को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ 9 हो गया। अब इस 9 में हमने 5 और जोड़ दिया तो 14 हो गया। मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम जोड़ते हुए जाएंगे। 14 में हमने 7 जोड़ दिया तो 21 हो गया। 21 में हमने 6 जोड़ दिया तो 27 हो गया। 27 में 10 जोड़ा 37 हो गया। 37 में 8 जोड़ा 45 हो गया। 45 में 6 जोड़ा हमने 51 हो गया। 51 में 5 जोड़ा 56 हो गया और 56 में 4 जोड़ा तो 60 हो गया। तो इस तरह से हम आंकड़ों को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते हुए संचयी जो आवृत्ति को हमने बनाया, तो इस आवृत्ति को जो एक क्रम से, बढ़ते हुए क्रम से है, इसको हम संचयी आवृत्ति कहते हैं। जबकि जो आवृत्ति क्लास इंटरवल की संख्या के अनुरूप है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या साधारण आवृत्ति, और इसको हम कहते हैं संचयी आवृत्ति। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? संचयी आवृत्ति और जब हम ये वर्ग अंतराल बनाते हैं बच्चों, ये वर्ग अंतराल जब हम बनाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90, ये देख लीजिए। तो जो कभी कभी संख्याएं ऐसी आ जाती हैं, कभी कभी संख्याएं ऐसी आ जाती हैं बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी को एक मिनट 1.6, देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, जैसा कि तालिका 1.6 में सबसे कम अपवर्ती विधि की हम बात करते हैं। जैसा कि तालिका 1.6 में सबसे पहले कॉलम में 2 संख्याएं दर्शाई गई। ध्यान दें, एक वर्ग में उच्च अगली सीमा अगले वर्ग को निम्न सीमा के जैसी, उदाहरण के लिए एक वर्ग से 20 से 30 की उच्च सीमा
30 है, अधिकतम 30 है और न्यूनतम 20 है, जो अगले वर्ग के 30 से 40 के निम्न सीमा बन जाती है। यानी कि आपने यहाँ इनके कहने का मतलब है कि जो पहले में 0 से 10 बना, लेकिन जो 10 है यहाँ पर सबसे अधिकतम नंबर है 10, 0 सबसे कम है और 10 सबसे अधिक है। इसी तरह से दूसरे अंतराल में 10 जो सबसे छोटा बन गया और 20 सबसे बड़ा है क्लास इंटरवल दूसरे का। तीसरे का क्लास इंटरवल में जो इसमें सबसे बड़ा था वो इसमें छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो ये इसकी बात करते हुए यहाँ आप ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि ध्यान दिए, एक वर्ग में उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्नतम सीमा बन जाती है ना। लेकिन कोई भी अवलोकन जिसका मूल्य 30 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर आता है, और यह उस वर्ग से निकाल दिया जाता है जिसमें यह उच्च सीमा में आता है। जैसे 20 से 30 पर है ना, और किसी बच्चे का जैसे 20 से 30 लिखा है और किसी बच्चे का अंक है 30, तो इसमें जो 30 अंक वाला बच्चा है इस क्लास इंटरवल में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। उसको कहाँ जोड़ा जाएगा? जो ये है जो 30 से 40 में है, क्योंकि 30 इसमें निम्नतम है ना। जिसमें 30 जो है वो अधिकतम है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, जिसमें 30 निम्नतम है उसमें ही जोड़ा जाएगा। तो इस विधि को हम अपवर्ती विधि कहते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, फिर से जो हमने अभी बताया, 0 से मान लो किसी बच्चे का अंक है 30, ठीक, किसी बच्चे का अंक 30 है और ये 30 किसके बीच में आता है? 20 से 30 में भी आ सकता है और 30 से 40 में भी आ सकता है। लेकिन हम अपवर्ती विधि में जो क्लास इंटरवल 20 से 30 है उसमें हम नहीं लिखेंगे। अपवर्ती विधि में हम जिसमें 30 न्यूनतम सीमा पर है, यहाँ पर 30 अधिकतम सीमा है जबकि इसमें 40 अधिकतम है, समझ आ रहा है ना। तो जहाँ पर अधिकतम 30 है वहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि जहाँ न्यूनतम 30 होगा वहाँ पर ये 30 अंक वाले बच्चे को जोड़ा जाएगा, उसके सामने ये टैली मार्क लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इस विधि को हम कहते हैं अपवर्ती विधि। इस तरह से हम उसकी तालिका बनाएंगे। यहाँ पर 30, एक मिनट इसको ऐसे देखिए, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, ये 20 से 30 लिखा है यहाँ पर और एक 30 से 40 लिखा है। तो किसी बच्चे का प्राप्तांक इसमें 30 तो दिया नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे का 30 प्राप्तांक है ना बच्चों, तो ये जो 30 प्राप्तांक वाला बच्चा है, 30 प्राप्तांक को हम इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 30 जो अधिकतम बन रहा है 20 to 30 है, तो 30 मैक्सिमम है, तो 30 में हम इसमें 30 को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इसमें 30 से 40 में हम इसमें 30 लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इस वाले में हम 30 को जोड़ेंगे, है ना। तो इस विधि को हम कहते हैं अपवर्ती विधि, क्योंकि 30 इसमें भी और 30 इसमें भी है, लेकिन जिसमें 30 न्यूनतम होगा सीमा होगी, जिसमें 30 न्यूनतम सीमा पर होगा उसी में हम 30 को लिखेंगे, जिसमें अधिकतम होगी इसमें हम 30 नहीं लिखेंगे। इस विधि को कहते हैं अपवर्ती विधि, या इस विधि को कहते हैं हम समावेशी विधि। इसको समावेशी विधि या अपवर्ती विधि कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये लिखा है इसकी अपवर्ती विधि या समावर्ती अथवा समावेशी विधि इस तरह के समूह में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी विधि है ये समावेशी विधि, आपको हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया। इस विधि में मूल्य जो उच्च सीमा के मूल्य के समान होती है उसी वर्ग में रखा जाता है। अच्छा, पहला था अपवर्ती विधि और दूसरा है समावेशी विधि। इसमें समावेशी विधि, इसमें देखिए 0 से 9 है, 10 से 19 है,
20 से 29 है, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान से देख रहे हो समावेशी विधि में इसमें 0 से 10 नहीं लिखा है, 0 से 9 लिखा है, यानी कि 0 भी पूरा इसमें जिस बच्चे का 0 अंक होगा वो भी इसी में जोड़ा, इसी फ्रीक्वेंसी में जुड़ जाएगी। जिस बच्चे का 5 होगा वो भी, और जिस बच्चे का 9 होगा, हम लोगों ने पिछले अपवर्ती विधि में कहा कि जो आखिरी वाला अधिकतम वाला है वो हम दूसरे वाले में जोड़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है 0 से 9 तक इसमें आएगा और 10 से 19 तक इस वाले में आएगा। इसमें क्योंकि जो संख्या यहाँ अधिकतम है वो न्यूनतम में नहीं लिखी गई है, तो जितने अंक लिखे गए हैं वो सब इसमें आएंगे। इसको हम कहते हैं समावेशी विधि। अब हम बच्चों आपको बनाना सिखाएंगे आवृत्ति बहुभुज। तो इसके लिए हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे बच्चों। ऐसे इस चित्र से हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो या अगले वीडियो में हम आपको इसको आवृत्ति बहुभुज के बारे में और वो जाइब के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। अभी आपने जो पढ़ा आवृत्ति वितरण तालिका और समावेशी विधि और अपवर्ती विधि और ये मिलान बार ये सारे कच्चे आंकड़ों को किस तरह से हम टेबलेशन करके, सारणी करके और उनका प्रस्तुतिकरण करके, वर्गीकरण करके हम इसको इस तरह से बना देते हैं कि उसको अच्छा आसानी से हमें समझ में आ जाए और हम उसको ठीक से पढ़ सकें, तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। अगर इस तरह के कई आंकड़े आ जाते हैं जनसंख्या के, साक्षरता के, तो इसको हम आसानी से समझ सकें। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।